मोदी के खिलाफ भारत में इनकलाब, करोड़ों किसान मजदूर बैंक मुलाजिम सड़कों पर, भारत बंद 2025 का सच। दोस्तों, भारत बंद हो चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। 30 से 40 करोड़ अफराद ने काम छोड़ दिया, सड़कों पर निकल आए। ट्रेनें, बसें, बैंक, स्कूल, बाजार सब बंद। क्या ये सिर्फ एक दिन की हड़ताल है या वाकई एक नए इनकलाब की दस्तखत? ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि भारत में क्या खिचड़ी पक रही है, मोदी सरकार पॉलिसियां कैसे उल्टा पड़ गई और सबसे अहम, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है। भारत में अवामी गुस्से की जड़ कहाँ है? साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने विकास तरक्की का नारा लगाकर इक़्तिदार संभाला, लेकिन फिर आया ज़रई कवानीन का बुरान 2020 में, जब लाखों किसान दिल्ली की सरहदों पर महीनों डटे रहे। हुकूमत ने कवानीन वापस तो ले लिए, मगर किसानों का एतमाद टूट चुका था। इसी दौरान मजदूर कवानीन भी तब्दील किए गए, जिससे निजी शोबे में काम करने वालों के हकूक महदूद हो गए। ऊपर से महंगाई, बेरोजगारी और निजकारी की रफ्तार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। 30 से 40 करोड़ अफराद क्यों सड़कों पर आए? 11 जुलाई 2025 को भारत बंद की कॉल दी गई और मुल्क के करोड़ों लोग इसमें शरीक हुए। बैंक मुलाजमीन तनख्वाहों, निजकारी और नौकरी की अदम तहफ़्फ़ुज़ पर नाराज, किसान वादे वफा न होने पर नाराज, मजदूर और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हकूक स्लब होने पर नाराज। मगरबी बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु समेत कई रियासतों में मुकम्मल शटडाउन हुआ। सिर्फ एक दिन में 15,000 करोड़ रुपए का माशी नुकसान। मोदी हुकूमत की गलतियां, कम्युनिकेशन गैप, अवाम से राब्ता मुनक़ता, रियासत मीडिया का कंट्रोल, सिर्फ हुकूमती बयानियां दिखाया जा रहा है। अक़लियतों और दलतों पर जुल्म, गौ रक्षक, फ़िरका वाराना फसादात और सिर्फ आला ज़ात हिंदुओं का भारत वाला तहफ़्फ़ुज़। बीजेपी का गैर लचकदार रवैया, हर तनकीद को मुल्क दुश्मन कहकर दबा दिया जाता है। भारतीय मीडिया की खामोशी एक सवालिया निशान। दिलचस्प बात यह है कि भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया इस तारीखी एहतजाज पर खामोश रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर भारत बंद 2025 टॉप ट्रेंड बना और हकीकत दुनिया के सामने आई। आगे क्या हो सकता है? अगर हुकूमत ने एहतजाज को संजीदगी से ना लिया तो ये सिर्फ एक दिन की हड़ताल नहीं, एक अवामी तहरीक बन जाएगी। मोदी के खिलाफ पार्लिमानी और सियासी दबाव बढ़ेगा। बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक तंजीमें भारत पर दबाव डाल सकती हैं। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा? भारत के अंदरूनी खलफशार से इलाकाई महाजराई कम हो सकती है। आलमी बरादरी की तवज्जो कश्मीर, अक़लियतों और इंसानी हकूक पर ज़्यादा होगी। पाकिस्तान अगर इस सूरत हाल में सफारती तौर पर होशियारी से खेले तो अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई फोरम्स पर भारत को मुश्किल में डाला जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़, अगर एहतजाजी तारीख मज़ीद बढ़ी तो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल भारत से वज़ाहत तलब कर सकती है। FAO और ILO जैसे इदारे इंसानों और मजदूरों की हालत पर रिपोर्टें जारी कर सकते हैं। आलमी सतह पर भी मोदी की इमेज मुतासिर हो सकती है। तो सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी आवाम के हकूक़ क्यों नहीं दे रहा? क्या हिंदुस्तान के पास पैसा नहीं है या कोई और वजह है? नरेंद्र मोदी इस वक्त क्या कर सकता है अपनी हुकूमत बचाने के लिए? मोदी के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, इस्लाहात की राह, किसानों से 2020-21 में किए गए वादों को पूरा करे। मजदूर कवानीन में तरमीम करके निजी शोबे को कंट्रोल दे, बजाय सोशल सिक्योरिटी की ज़मानत दे। बैंकर्स और सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह, पेंशन और सर्विस सिक्योरिटी में बेहतरी दे। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बाकायदा निज़ाम बनाए। लेकिन ये सब करने के लिए इसे अपनी अकड़ और सियासी ईगो तोड़नी पड़ेगी, जो बीजेपी की अब तक की सियासत से मुमकिन नहीं लगता। दूसरा रास्ता, ताकत का इस्तेमाल, तहरीक को कानूनी या पुलिस के जरिए दबाने की कोशिश। मीडिया को खामोश रखकर अवाम की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचने से रोके और इंतखाबात तक सिर्फ बयानियाँ कंट्रोल करके वक्त गुजारे। यही अब तक का बीजेपी मॉडल रहा है। क्या नरेंद्र मोदी आसानी से अवाम को इनके हकूक़ दे सकता है? ज़ाहिरी तौर पर हाँ, दे सकता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये रुकावटें हैं। माशी हकीकत, भारत के सरकारी खजाने में कितना दम है? भारत की 3.7 GDP ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद है, लेकिन बजट का बड़ा हिस्सा फौज, दिफा, कर्जों की अदायगी और सब्सिडी पर जाता है। ज़राई सब्सिडी और MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खर्च बढ़ाने का मतलब होगा निजी कंपनियों की नाराज़गी, बजट खसारा बढ़ाना, आलमी मार्केट में भारत का इमेज मुतासिर होना। तो पैसा है लेकिन तरजीह में नहीं है। मोदी हुकूमत ने सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अंबानी, अडानी जैसे सरमायादारों को फ़ायदा पहुँचाने को तरजीह दी है, जबकि अवामी फलाह और स्कीमों पर कटौती की गई है। गुर्बत की असल हकीकत, भारत में आज भी 22 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। मिडिल क्लास तबका टैक्स देता है लेकिन बदले में तहफ़्फ़ुज़ नहीं पाता। किसानों की 50% आबादी के पास 2 एकड़ से भी कम ज़मीन है। मजदूर तबका PF, ESI पेंशन जैसे हकूक़ से महरूम है और यही तबका अब एहतजाज पर मजबूर हो गया है। बैंकर्स और मुलाजमीन क्यों नाराज़ है? निजकारी प्राइवेटाइजेशन का जिन, सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। मुलाजमीन को नौकरी की गारंटी, पेंशन और प्रमोशन में खतरा। नई स्कीमों में रिटायरमेंट बेनिफिट कम या ख़त्म। इनको लगता है कि मोदी हुकूमत ने इन्हें बेच दिया है। नौकरियां ना होने की वजह, सरकारी इदारों में नई भर्तियां कम, तनख्वाहें फिक्स और अप्रेजल कमज़ोर। निजी शोबे में मुआहदे पर मुलाजमत और सोशल सिक्योरिटी का फुकदान। मौजूदा महंगाई के मुकाबले में तनख्वाह नाकाफी। तो आखिर में मोदी ये सब क्यों नहीं कर रहा? असल बात यह है, मोदी हुकूमत अवामी फलाह से ज़्यादा सरमायादाराना तरक्की पर यकीन रखती है। मोदी का तरक्याती मॉडल चंद बड़े बिजनेस ग्रुप्स के गिर्द घूमता है। किसान, मजदूर और सरकारी मुलाजिम जो वोट तो देते हैं मगर सरमाया नहीं लाते, इनकी अहमियत कम होती जा रही है।
مودی عوام کو حقوق دے سکتا ہے خزانہ بھی، لیکن نیت، ترجیح اور سیاسی فلسفہ ہی اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ 2020-21 کے کسان احتجاج کی مکمل تفصیل۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوری کسان تحریک ستمبر 2020 میں نریندر مودی حکومت کے 3 زرعی قوانین پارلیمنٹ سے پاس کیے گئے، جس کے فوراً بعد کسانوں نے ملک گیر احتجاج شروع کر دیا۔ نومبر 2020 سے لے کر دسمبر 2021 تک لاکھوں کسان دہلی کی سڑکوں پر مہینوں دھرنا دیے بیٹھے رہے۔ کسانوں کے 3 بنیادی مطالبات کیا تھے؟ 3 متنازع زرعی قوانین واپس لیے جائیں۔ جن قوانین پر کسانوں کو اعتراض تھا وہ یہ تھے: پہلا قانون فارمرز پروڈیوس ٹریڈ اینڈ کامرس ایکٹ، کسان اپنی پیداوار اب منڈی سے باہر بھی کسی کو فروخت کر سکتے ہیں، پرائیویٹ کمپنیوں کو۔ مسئلہ: کسانوں کو ڈر تھا کہ منڈی کا سسٹم ختم نہ ہو جائے، ایم ایس پی کم از کم امدادی قیمت کی گارنٹی نہیں رہے گی اور وہ کارپوریٹس کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ دوسرا قانون فارمرز ایگریمنٹ آن پرائسز ایشورنس اینڈ فارمر سروسز ایکٹ، کمپنی اور کسان کے درمیان براہ راست معاہدہ۔ کانٹریکٹ فارمنگ مسئلہ: کسانوں کو ڈر تھا کہ کمپنیاں پہلے قیمت طے کریں گی اور بعد میں اپنی مرضی سے قیمت بدل دیں گی اور کوئی قانونی تحفظ نہیں ہوگا۔ تیسرا قانون اسینشل کموڈیٹیز امینڈمنٹ ایکٹ، ذخیرہ اندوزی کی اجازت دی گئی نجی کمپنیوں کے لیے۔ مسئلہ: قیمتوں پر کنٹرول ختم ہو جائے گا، ذخیرہ اندوز منافع کمائیں گے، کسان کو فصل کی کم قیمت ملے گی۔ ایم ایس پی منیمم سپورٹ پرائس کی قانونی گارنٹی، صرف وعدہ نہیں بلکہ قانون کے تحت ایم ایس پی دیا جائے۔ مسئلہ: ایم ایس پی آج بھی صرف 23 فصلوں پر سرکاری طور پر اعلان ہوتا ہے مگر لازمی خریداری نہیں ہوتی۔ کسان چاہتے تھے کہ قانون بنایا جائے کہ کوئی بھی خریدار ایم ایس پی سے کم پر نہ خرید سکے۔ فصلوں کی لاگت اور قرضوں پر ریلیف، قرض معافی، انشورنس پالیسیز پر عمل درآمد، بجلی کے بلوں پر ریلیف اور زرعی اخراجات میں کمی۔ اب تک کیا پورا ہوا؟ 2021 سے 2025 تک نومبر 2021 میں تینوں متنازع زرعی قوانین واپس لے لیے گئے۔ مودی نے خود معافی مانگتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا۔ کیا پورا نہیں ہوا؟ ایم ایس پی کی قانونی گارنٹی آج تک نہیں ملی، قرض معافی پر کوئی باقاعدہ اسکیم نہیں آئی، زرعی انشورنس، سبسڈی، بجلی بل جیسے ایشوز جوں کے توں ہیں۔ کسانوں کے خلاف دھرنے کے دوران درج ایف آئی آرز واپس نہیں لی گئیں۔ کسانوں کا ایک اور مطالبہ: 2025 کے موجودہ احتجاج میں کیا پرانی ہی ڈیمانڈ ہے یا کچھ نیا بھی ہے؟ پرانی ڈیمانڈ اب بھی باقی ہیں۔ ایم ایس پی کی گارنٹی قانون میں درج ہے، دھرنے کے دوران مرنے والے کسانوں کو شہید تسلیم کیا جائے اور معاوضہ دیا جائے۔ زرعی قرض معافی اور دیہی بینکنگ ریفارمز، نئی ڈیمانڈز بھی شامل ہو گئی ہیں۔ فصل انشورنس میں نجی کمپنیوں کی اجارہ داری ختم کی جائے، کمپنیاں کلیم دینے میں ناکام رہیں، کسانوں کو ادائیگی نہیں ملتی۔ بجلی ترمیم بل 2020 واپس لیا جائے، بجلی مہنگی کر کے زرعی ٹیوب ویل چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ تیسرا، کسانوں کو سوشل سیکیورٹی اسکیم میں شامل کیا جائے، جیسے بوڑھے کسانوں کو پینشن، بے روزگار کسانوں کو امداد وغیرہ۔ اصل وجہ آخر مودی یہ کیوں نہیں دے رہا؟ معاشی اور سیاسی تجزیہ: ایم ایس پی کی قانونی گارنٹی دینے سے حکومت پر 17 سے 18 لاکھ کروڑ روپے کا سالانہ بوجھ آ جائے گا۔ کارپوریٹ دوست پالیسی: مودی حکومت اڈانی، امبانی جیسے بڑے سرمایہ داروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ بھارتی حکومت زرعی سیکٹر کو منافع بخش نہیں سمجھتی، اس لیے اس کی ترجیح انفراسٹرکچر، آئی ٹی، مینوفیکچرنگ ہے، نہ کہ زراعت۔ سیاسی اکڑ: اگر مودی حکومت ایم ایس پی کا قانون بناتی ہے تو یہ مانا جائے گا کہ کسان جیت گئے اور حکومت جھک گئی، جو بی جے پی کو انتخابی طور پر نقصان دے سکتا ہے۔ تو نتیجہ ہے کسان تحریک اب پہلے سے زیادہ منظم ہے، مطالبات بھی اب صرف زرعی نہیں بلکہ معاشی انصاف، طبقاتی تحفظ اور حکومت کی نیت پر سوالات بن چکے ہیں۔ اگر حکومت نے جلدی بات نہ سنی تو یہ تحریک ایک بار پھر دہلی کو ہلا سکتی ہے اور 2024 کی طرح 2029 کے الیکشن پر اثر ڈال سکتی ہے۔ تو اب سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ مودی حکومت کا پہلا زرعی قانون کسان پیداوار منڈی سے باہر بھی بیچ سکتا ہے، کیا یہ فائدہ تھا؟ اس کا فائدہ یہ ہو سکتا تھا کہ زیادہ آزادی کے کسان اب اے پی ایم سی سرکاری منڈی کے باہر بھی کمپنیوں کو بیچ سکے گا۔ کمپنی اگر اچھی قیمت دے تو کسان زیادہ کمائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا قانون میں ایم ایس پی کم از کم قیمت کا کوئی ذکر نہیں تھا، مطلب کوئی بھی کمپنی جتنی چاہے کم قیمت پر خرید سکتی تھی۔ اے پی ایم سی منڈی کے باہر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، مطلب اگر کسان کو پیسہ نہ ملے تو وہ کہاں جا کر شکایت کرے گا؟ ہندوستان میں 85% کسان چھوٹے ہیں، ان کے پاس نہ قانونی ٹیم ہے نہ سودے بازی کی طاقت۔ اے پی ایم سی منڈی کے ختم ہونے کا خطرہ تھا۔ پہلے سرکاری منڈی میں کسان جاتا تھا، اگر سب کمپنیوں کے پاس جانے لگے تو منڈیوں میں خریدار نہیں آئیں گے۔ جب منڈیاں ختم ہوں گی تو ایم ایس پی بھی ختم اور کسان صرف کمپنی کے رحم و کرم پر ہوگا۔ ایم ایس پی منیمم سپورٹ پرائس کیا ہے؟ کیا یہ قانون تھا اور کیا وہ قوانین ختم کیے جا رہے تھے؟ ایم ایس پی کیا ہے؟ ایم ایس پی حکومت فصل پر ایک کم از کم قیمت مقرر کرتی ہے تاکہ کسان کو نقصان نہ ہو۔ ہر سال 23 فصلوں پر ایم ایس پی مقرر ہوتا ہے، جیسے گندم، چاول، دالیں، کپاس وغیرہ، لیکن ایم ایس پی صرف اعلان ہوتا ہے، قانونی ضمانت نہیں۔ مطلب اگر کوئی خریدار ایم ایس پی سے کم قیمت دے تو بھی روکا نہیں جا سکتا۔ مودی حکومت کیا کرنے جا رہی تھی؟ زرعی قوانین میں ایم ایس پی کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ کسانوں کو خدشہ تھا کہ منڈیاں کمزور ہوں گی، ایم ایس پی کی عملی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی، وہ صرف کارپوریٹ کمپنیوں کے رحم و کرم پر رہ جائے گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کنٹریکٹ فارمنگ کا مسئلہ کیا تھا؟ کسانوں نے پہلے سے ہی کیوں مخالفت کی؟ کنٹریکٹ فارمنگ میں ہوتا کیا ہے؟ کسان اور کمپنی کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے،
कंपनी कहती है हम तुम्हें बीज खाद देंगे, फसल उगाओ और हमें बेचो। मसला, मुआहदे पर अमल ना हो तो किसान कहाँ जाए अदालत। किसान के पास न वक्त, न वकील, न पैसा। कंपनी को फायदा होगा, कंपनी तय करके कम कीमत पर खरीद लेगी। अगर फसल खराब हो जाए तो कंपनी पीछे हट सकती है। पहले से भारत में पेप्सी को, रिलायंस के साथ कई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्कैंडल्स हो चुके हैं। मसला आलू की काश्त में नुकसान या कंपनी की मनमानी शराइत। इसलिए किसान ने कहा पहले से जो तजर्बा है वो बहुत तलक है, हम क्यों दोबारा रिस्क लें। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त क्यों दी गई? क्या ये वाकई अंबानी जैसे लोगों को फ़ायदा देने के लिए थी? एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में तरमीम करके कंपनियों को खुराक स्टोर करने की इजाज़त दे दी गई। पहले ये जुर्म था, अब कानूनी कर दिया गया। नतीजा, कंपनी कम कीमत पर फसल खरीद कर स्टोर कर लेगी। जब मार्केट में किल्लत होगी तो वही माल महंगे दामों बेचेगी। किसान को कीमत कम मिलेगी, आवाम को चीज़ें महंगी। ये कानून सरमायादारों की सहूलत के लिए बनाया गया था, किसानों के फ़ायदे के लिए नहीं। किसानों के कर्ज माफ़ी की असल हकीकत क्या है? मसला, 80% से ज़्यादा किसानों ने फसल उगाने के लिए उधार कर्जे लिए होते हैं। अगर फसल ख़राब हो जाए या कीमत कम मिले तो अदायगी मुमकिन नहीं होती। नतीजा, भारत में 1995 से 2023 तक 3 लाख से ज़ायद किसान खुदकुशी कर चुके हैं। कई रियासतों ने वक्ती तौर पर कर्ज माफ़ किए, लेकिन कोई मरकजी मुस्तकिल पॉलिसी नहीं बनी। क्या भारत में किसानों को बिजली सस्ती नहीं दी जा रही? फिर वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हकीकत, हाँ, कई रियासतों जैसे पंजाब, राजस्थान में बिजली सस्ती या मुफ्त दी जाती है, लेकिन मोदी हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 मुतारिफ करवाया। मसला, इस बिल के तहत रियासती सब्सिडी सिस्टम ख़त्म किया जा सकता है। किसानों को प्रीपेड मीटर कमर्शियल रेट पर बिजली मिलेगी। इस बिल से किसानों को डर है कि मुफ्त या सस्ती बिजली ख़त्म हो जाएगी। क्या दूसरे ममालिक में किसानों को सोशल सिक्योरिटी, पेंशन या मेडिकल सहूलतें दी जाती हैं? जी हाँ, जैसे जर्मनी, किसानों के लिए पेंशन सिस्टम, लॉन्ड्रेड शॉपर्स लिशे ऑल्टर्स का से मौजूद है। मेडिकल हादसा इंश्योरेंस भी हुकूमत की तरफ से। फ्रांस, किसानों को रिटायरमेंट फंड, बेरोजगारी अलाउंस, हेल्थ कार्ड मिलते हैं। अमेरिका, फार्म बिल के तहत किसानों को सब्सिडी, क्रेडिट, इंश्योरेंस और फेडरल गारंटी मिलती है। सोशल सिक्योरिटी निज़ाम में शमूलियत इख्तियारी मगर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया, किसानों के लिए रूरल फाइनेंशियल काउंसलिंग सर्विस, ड्रॉट रिलीफ फंड और इंश्योरेंस स्कीम्स मौजूद हैं। अगर एमएसपी कानून बना दिया जाए तो हुकूमत पर कितना बोझ पड़ेगा और क्या वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती? अंदाज़ा, अगर तमाम फसलों पर एमएसपी गारंटी दी जाए तो हुकूमत पर सालाना 17 से 20 लाख करोड़ रुपए का बोझ आ सकता है। भारत की कुल जीडीपी तकरीबन $3.7 ट्रिलियन है। भारत हर साल दिफा पर 6.5 लाख करोड़ और सब्सिडी पर 3 से 4 लाख करोड़ खर्च करता है। सवाल ये नहीं कि बर्दाश्त कर सकती है या नहीं, सवाल ये है कि तरजीह क्या है। अगर हुकूमत कॉरपोरेट्स को टैक्स माफ़ी दे सकती है, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन या मुजस्मों पर अरबों लगा सकती है, तो किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे सकती? अब इसमें क्या चैलेंजेस लाक हो सकते हैं? बजट खसारा बढ़ेगा, बैनुल-अक़वामी इदारे जैसे WTO नाराज़ हो सकते हैं, भारत को डेवलपिंग कंट्री की बजाय सब्सिडी देने वाला मुल्क समझा जा सकता है, निजी कंपनी हुकूमत से दूर हो जाएंगी। क्या मोदी जैसा लीडर भी मुल्क को दोबारा उठा सकता है? जी हाँ, अगर वो सियासी अनाज से निकल कर ज़रई इस्लाहात ईमानदारी से करे, कारपोरेट से ज़्यादा किसान पर भरोसा करे, सोशल सिक्योरिटी के लिए मजबूत इदारे बनाए, तो भारत जैसे बड़े मुल्क को दोबारा संवारा जा सकता है। दोस्तों, मोदी हुकूमत को क्या ये सब नज़र नहीं आ रहा? क्या जमहूरियत सिर्फ कागजी दस्तावेज बन चुकी है? क्या भारत वाकई एक इनकलाब की दहलीज पर है? आपके ख्याल में क्या ये एहतजाज सिर्फ एक दिन की नाराज़गी है या ये 2025 का सबसे बड़ा सियासी ज़ल्ज़ला? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।